नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए सफ़र में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट मैथ्स की तैयारी। चाहे आप पेपर 1 क्लास 1 से 5 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 क्लास 6 से 8 की, यह सीरीज आपके लिए बेहद उपयोगी होने वाली है। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे ताकि आपका बेस मजबूत हो सके। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्याओं को लिखने की बहुत सारी पद्धतियां, जैसे देख रहे होंगे आप, एक पद्धति है जिसे हम दशमलव पद्धति कहते हैं, द्विआधारी पद्धति, इसके अलावा ऑक्टल सिस्टम है, हेक्साडेसिमल सिस्टम है। तो नंबर्स को लिखने की काफ़ी सारी पद्धतियां हैं, है ना। मगर हम मैथ्स को जिस पद्धति में पढ़ते हैं उस पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं? दशमलव पद्धति, या इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में नंबर्स को लिखने के लिए कुछ नोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी, या किसी भी सिस्टम में जब आप नंबर को लिखते हैं कुछ नोटेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। उन नोटेशंस को हम लोग अंक बोलते हैं। मैथ के लैंग्वेज में नोटेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अंक बोलते हैं, इंग्लिश में डिजिट्स बोलते हैं। अंक क्या होते हैं? सबसे पहले याद रखना, अंक होते हैं नोटेशंस। अंक होते हैं नोटेशंस, और ये जो नोटेशंस हैं दशमलव पद्धति में वो 10 हैं। देखो, दशमलव 10 से बना है, डेका इंग्लिश में। तो इसमें 10 नोटेशंस है। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन नोटेशंस को ही अंक बोला जाता है। क्लियर है? तो दशमलव पद्धति में अगर हमसे पूछा जाए कितने अंक हैं, देन वी विल से टोटल 10 अंक हैं। दशमलव पद्धति में टोटल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। और इन्हीं अंकों या अंकों के समूह से हम लोग संख्याएं बनाते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछ ले संख्या क्या है, संख्याएं, नंबर्स, तो वी कैन से नंबर्स होती हैं अंक या अंकों का समूह। अंक या अंकों का समूह, अंक या अंकों का समूह कहलाता है क्या? संख्या। डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट इज नोन एज नंबर्स। क्लियर? जैसे 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, तो 1 और 2 के कॉम्बिनेशन से 1 2 बन गया, ये भी एक नंबर है। कोई भी 2 डिजिट उठा लो, 90, ये भी एक नंबर है। 9057, ये भी एक नंबर है। तो अंक या अंकों के समूह से हम क्या बना सकते हैं? संख्याएं बना सकते हैं। याद रखिएगा, 0 अकेले संख्या नहीं बनाता। 0 को तो हम अंक में ही रखते हैं। 0 जब किसी अंक के साथ आता है उसके राइट साइड में, तब संख्या बनाता है। क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, सबसे छोटी संख्या तो हम बताएंगे 1 है, ना कि 0, क्योंकि 0 तो नंबर है ही नहीं। क्लियर? तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। और 2 अंक की इसी तरीके से सबसे छोटी संख्या, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देन यू कैन से 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10, 10। क्लियर? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ये भी आपको पता है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 100। इस तरीके से जितने भी अंक की छोटी संख्या उससे एक कम 0 लगा दो, एक के आगे। क्लियर? अगर सबसे बड़ी संख्या देखा जाए तो आपको पता ही है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 9। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। इस तरीके से जितने अंक की बड़ी संख्या पूछे उतना 9 लगा देंगे। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको संख्याएं क्या होती हैं, अंक क्या होता है, ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक वास्तविक संख्या और दूसरी क्या है? काल्पनिक संख्या। अब ये वास्तविक संख्याएं भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड होंगी, एक परिमेय संख्या, दूसरी अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्याओं को भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पूर्णांक और एक भिन्न। अभी पूर्णांकों के तो बहुत सारे पार्ट हैं। पूर्णांकों के पार्ट जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं हैं, वो सब पूर्णांक के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है? तो पूर्णांक के आगे की संख्याओं को हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। ये इस तरीके से हमने चार्ट के माध्यम से आपको ये बता दिया कि संख्याओं को हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक भी 2 पार्ट में, परिमेय और अपरिमेय। फिर परिमेय भी 2 पार्ट में, पूर्णांक और भिन्न। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्याएं क्या है। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर्स लाइन, नंबर लाइन। संख्याएं
जिन्हें संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है। तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, या दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है या नॉन निगेटिव होता है। वे संख्याएं जिनका वर्ग, स्क्वायर मतलब वर्ग हो जाएगा, जिनका वर्ग या वर्ग मतलब स्क्वायर धनात्मक या शून्य होता है ना, धनात्मक होगा या तो शून्य होता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 2 का स्क्वायर कितना होगा, देन यू कैन से 2 का स्क्वायर 4 होगा, मतलब 2 कैसी संख्या है, एक वास्तविक संख्या। अच्छा, -2 का स्क्वायर कितना होगा, तो -2 का स्क्वायर आप जानते हैं भाई, स्क्वायर का मतलब उसी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये भी पॉजिटिव आ गया। तो 2 भी वास्तविक संख्या है, -2 भी वास्तविक संख्या। अच्छा, -1/4 का स्क्वायर कितना होगा, -1/4 का स्क्वायर हो जाएगा -1/4 इंटू -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/16, ये भी पॉजिटिव हो गया, तो ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। जैसे 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0, ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। क्लियर। तो वास्तविक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक होगा या शून्य का वर्ग तो शून्य ही होगा। क्लियर। और इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर पाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब बात करेंगे काल्पनिक संख्याओं की। काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते, एक लाइन में ये बोल सकते हैं, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। क्लियर। जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। या एक और बात, इनका वर्ग हमेशा ऋणात्मक होता है। इनका वर्ग हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं √-1 का स्क्वायर, तो √-1 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेंगे अंडर रूट और स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। √-1 का स्क्वायर का क्या मतलब, √-1 इंटू √-1। क्लियर। तो ये हो गया √-1 का स्क्वायर, तो -1 आ गया। ओवरऑल आप ये समझ पा रहे होंगे कि काल्पनिक संख्याओं का वर्ग निगेटिव आएगा। क्लियर। और काल्पनिक संख्याओं का स्क्वायर रूट, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x = -√3, मतलब ये कैसी संख्या आने वाली है अपने पास, काल्पनिक संख्या। और x = -√3 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट में -1 इंटू √3। क्लियर। √-1 को इन जनरल आयोटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं क्या, आयोटा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको काल्पनिक संख्याएं अच्छे से समझ आ गया होगा कि काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता और इनका वर्ग ऋणात्मक होता है। अगर अंडर रूट में -1 है तो इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम लोग p/q के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं। p/q के फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रदर्शित कर सकते हैं, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक परिमेय संख्याएं बोलेंगे। और जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए 3/5, 2/3, 7/9, -3/4, -1/2, इन सब में देख रहे होंगे आप लोग, हम सबको p/q के फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में प्रदर्शित कर पा रहे हैं। इस वजह से इन संख्याओं को हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। क्लियर। जैसे 0 को क्या लिख सकते हैं आप, 0/1, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2, तो 2 को क्या लिख सकते हैं आप, 2/1, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो जिन भी संख्याओं को दोस्तों आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी संख्याओं को हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता उन्हें हम बोलते हैं क्या, अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए √2, तो √2 का अगर आप लोग
रूट पता करेंगे तो 1.414 इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जाएगा। अब अगर आप इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना चाहें तो बदल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर तो इनफाइनाइट तक जाएगा भाई। 1 के आगे आप लोगों को ये बात पता होगा, जैसे 0.2 को अगर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होता था तो आप क्या करते थे, 2 ऊपर लिख लेते थे, डेसिमल के नीचे 1 और डेसिमल के बाद जितना डिजिट है उतना 0, तो 2/10 हो जाता था। जैसे 0.35 है तो इसको क्या लिख सकते थे आप, 35, डेसिमल के नीचे 1 और 2 डिजिट है तो 2 0 बना दिया, 35/100। ऐसे मान लीजिए 0.231 आ गया तो इसको क्या लिख देते आप, 231 लिख दिया और डेसिमल के नीचे 1 और जितने डिजिट हैं उतना 0। यही करते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग इसको इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसके डिनोमिनेटर में कुछ लिखना चाहें तो डेसिमल के नीचे 1 तो लिख लेंगे, लेकिन 1 के बाद कितने 0 आएंगे ये तो पता ही नहीं है। और जब हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिख पाते, मतलब इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, इस वजह से √2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्लियर। √3 कैसी संख्या होगी, ये भी अपरिमेय संख्या होगी। मगर √4 अपरिमेय नहीं होगी, क्योंकि √4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, √4 को आप लिख सकते हैं 2, है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, इसलिए 2 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, परिमेय संख्या होगी। मतलब जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट डायरेक्टली बाहर नहीं आता उन्हें हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। लेकिन √9 तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट कितना है, 3। समझ आ रहा है। तो ये सब परिमेय संख्या आपको समझ आ गई होंगी। अपरिमेय संख्या जो स्क्वायर रूट के अंदर है और उनका स्क्वायर रूट डायरेक्टली बाहर नहीं आता, और अगर बाहर आ रहा है तो इस तरीके से डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट तक जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब कुछ ऐसे भी नंबर हैं जिनको हम लोग नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पाई। तो पाई की वैल्यू होती है 3.1415, इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाती है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब ये जैसे एक खत्म नहीं होगा, डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होगा, और रिपीट भी नहीं होंगे, पैटर्न रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 4 आया, इधर 1 5 आया, फिर 2 3 आ जाए, कुछ और आ जाए, मतलब डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर्स आएंगे, कोई पैटर्न नहीं बनता हुआ दिखेगा, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है। तो ये पाई भी कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। जैसे आपके दिमाग में आता होगा कि पाई की वैल्यू तो 22/7 भी होती है। नहीं, ये 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जिसको हम लोग कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए पढ़ते हैं, आसान करने के लिए पढ़ते हैं। पाई की जो वैल्यू है वो इस तरीके से डेसिमल के बाद इनफाइनाइट तक जाती है, और ना तो खत्म होती है और ना ही रिपीट होती है। क्लियर। तो पाई की वैल्यू 3.1415 इस तरीके से, इस वजह से पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना आप लोग। पाई कैसी संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। 22/7 पाई की वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ताकि कैलकुलेशन ईजी किया जा सके। क्लियर। वैसे ही एक नंबर है ई, जिसको हम यूलर्स नंबर बोलते हैं, इसकी भी वैल्यू 2.71 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होती है। तो ई को भी हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। क्लियर। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। आगे बढ़ेंगे अब, और हम लोग अब बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं कंप्लीट नंबर्स। ऐसे नंबर जो कंप्लीट होते हैं, ऐसी संख्याएं जो कंप्लीट होती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे नंबर लाइन देखिए, इस नंबर लाइन पर जीरो के राइट साइड में, याद रखिए नंबर लाइन पर जीरो के राइट साइड में प्लस संख्याएं लिखी जाती हैं, और लेफ्ट में माइनस संख्या लिखी जाती है, निगेटिव, है ना। जीरो के राइट में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट में निगेटिव। तो इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पूर्णांक। इन सभी संख्याओं को दोस्तों हम लोग पूर्णांक बोलेंगे, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्हें इंटीजर्स। क्लियर। क्योंकि ये कंप्लीट है। अब इन पूर्णांकों में जो पूर्णांक धनात्मक है, पॉजिटिव है, उन्हें बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। जैसे 1 से इनफाइनाइट तक के सभी पूर्णांक धनात्मक हैं, इस वजह से इनको धनात्मक पूर्णांक, या इंग्लिश में इनको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 से इधर लेफ्ट में आइए तो -1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक सभी ऋणात्मक हैं, इसलिए इनको ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर। अच्छा, 0 के धनात्मक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप लोग, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और ऋणात्मक को नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर।
अच्छा, जीरो से राइट में अगर आप जाएं तो सारी की सारी संख्याएं एक बात दिख रही होंगी कि निगेटिव नहीं, जीरो ना तो पॉजिटिव होता ना ही निगेटिव होता है। और जीरो के राइट में जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी आप देख सकते हो ऋणात्मक नहीं है, इस वजह से इनको बोलते हैं अऋणात्मक संख्याएं या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जो इंटीजर्स या जो पूर्णांक नेगेटिव नहीं है उनको हम लोग क्या बोल देंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट में अगर आप देखें तो जीरो के लेफ्ट में सभी संख्याएं धनात्मक नहीं है, इस वजह से इनको बोलेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स अधनात्मक संख्या है और इधर अऋणात्मक संख्या है। क्लियर? तो ये आपको पूर्णांक को चार पार्ट में ध्यान रखना है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक। क्लियर? चलिए अब आपको हम लोग प्राकृतिक संख्याएं देखते हैं क्या होता है। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से स्टार्ट होती हैं, एक दो तीन एंड सो ऑन, और कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। याद रखिएगा प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है, एक से लेकर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मतलब प्राकृतिक संख्याएं क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्याओं का डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, है ना, 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। क्लियर? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं जीरो से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाती हैं। और जीरो से इनफाइनाइट तक इन सभी संख्याओं में देख सकते हैं कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं है, इस वजह से इन संख्याओं को अऋणात्मक पूर्णांक या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। अऋणात्मक पूर्णांक या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर? अब पूर्ण संख्याओं के बाद अगली संख्या देखिए, सम संख्याएं। ऐसे पूर्णांक, याद रखिएगा सम संख्याएं सबसे पहले तो किसका पार्ट है, पूर्णांक का। और ऐसे पूर्णांक जो दो से विभाजित हो जाए, जो दो से विभाजित हो जाए, तो जो पूर्णांक दो से विभाजित हो सकते हैं उन संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, सम संख्याएं। क्लियर? जैसे -8 तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के टेबल में आता ही है। -4 2 के टेबल में आएगा। -2 0 1 0 2 4 6, ये सारी संख्याएं राइट में या लेफ्ट में आप देख सकते हैं, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो सम संख्या होगा। क्लियर? जैसे मैं आपसे बोलूं -2 3 8 4 या 8 6, क्या ये पूर्ण सम संख्या है? तो आप देखेंगे सम संख्या के लिए 2 से विभाजित होना चाहिए, और 2 से विभाज्यता का नियम ध्यान रखना, आपको अंतिम अंक देख लेना, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, मतलब ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, ये सम संख्या है। क्लियर? ओके, विषम संख्याएं क्या होंगी? विषम संख्याएं भी पूर्णांक का ही पार्ट है, ये भी विषम संख्याएं भी पूर्णांक है। और ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते, ऐसे पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होते, 2 से विभाजित नहीं होते, ऐसे पूर्णांकों को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्याएं। क्लियर? जैसे -3 -1 +1 +3, इसको इनफाइनाइट तक ले जाओ और इसको माइनस इनफाइनाइट तक इधर ले जाओ, तो ये सभी 2 से विभाजित नहीं होंगे, इस वजह से इनका नाम क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे मैं आपसे बोलूं -3 या प्लस में ले लो 3 5 8 9, क्या ये विषम संख्या है? तो अंतिम अंक देखो, क्या 9 2 के टेबल में आता है? तो नहीं आता 9 2 के टेबल में, मतलब 9 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर 9 2 से विभाजित नहीं हो रहा तो एक ऐसी संख्या है, विषम संख्या। क्लियर? तो सम और विषम याद रखना आप लोग, पूर्णांक का पार्ट है, और सम संख्या 2 से विभाजित होती है, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती। अब देखते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले तो ध्यान रखना, अभाज्य संख्याएं पार्ट होती हैं, पार्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांकों का भाग है ये। तो सबसे पहला दिमाग में आपको यही रखना है कि अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो धनात्मक पूर्णांकों से आती हैं, है ना, निगेटिव तो हो ही नहीं सकते, धनात्मक पूर्णांक ही अभाज्य संख्याएं बनाएंगे। और दूसरी बात, ये केवल 2 फैक्टर रखते हैं, इनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड, और वो गुणनखंड भी फिक्स हैं। 2 गुणनखंड होंगे, और कौन कौन? एक तो एक होगा और एक स्वयं खुद होगा, वन एंड इटसेल्फ। तो अगर 2 गुणनखंड है किसी संख्या के तो वह संख्या अभाज्य होगी, लेकिन उस संख्या को धनात्मक पूर्णांक होना आवश्यक है। तो अपने लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, अगर किसी के 2 फैक्टर है, मतलब जो अपने टेबल में सिर्फ आता है,
ऐसी धनात्मक पूर्णांक जो सिर्फ अपने टेबल में आती है, अपने टेबल में आती है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं टू अभाज्य संख्या है क्या? ऑब्वियसली टू अभाज्य संख्या है, क्योंकि टू के ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में नहीं आती। और टू के दो ही गुणनखंड है, एक तो एक है गुणनखंड मतलब जो इसको डिवाइड कर दे, जो इसको विभाजित कर दे, तो एक इसको विभाजित कर सकता है और दो कर सकता है। अब आपसे मैं पूछूं क्या एक अभाज्य संख्या है? तो एक का केवल एक ही गुणनखंड है, एक एक से ही डिवाइड होगा और किसी और से हो ही नहीं सकता, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। याद रखना आपको कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। अक्सर लोग गलती कर देते हैं, एक को अभाज्य संख्या समझ लेते हैं, मगर आपको ध्यान रखना एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या स्टार्ट होगी दो से परिभाषा के अनुसार। क्लियर? दो के बाद अगली अभाज्य संख्या तीन हो जाएगी, फिर 5, फिर 7, फिर अगला 11, 13, फिर 17, 19, 23। तो ये सब संख्याएं आप देख सकते हैं सिर्फ अपनी टेबल में आ रही हैं और इनके सिर्फ दो गुणनखंड है, एक और खुद। इस वजह से इन सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। कुछ चीजें मेमोराइज कर लेना चाहिए आपको, जैसे एक से लेकर अगर आपसे पूछा जाए 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप यहाँ काउंट करके देख सकते हैं 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं हैं। अगर 1 से 50 तक पूछा जाए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको याद रखना 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 to 100, ये भी मेमोराइज कर लो आप 25, क्योंकि इसका कोई तरीका नहीं होता, आपको काउंट ही करना पड़ेगा। या तो 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिख लेना, क्योंकि क्वेश्चन इस पर आया हुआ है कई बार कि 1 से 50 तक बताओ कितनी अभाज्य संख्या है, तो डायरेक्टली मेमोराइज रहेगा, सही होगा, है ना। 1 से 100 तक 25, 1 से 200 तक 1 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या आएंगी, 45। क्लियर? तो ये आप मेमोराइज कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। क्लियर? तो अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, भाज्य संख्याएं देखते हैं क्या होता है। तो भाज्य संख्याएं, नाम से पता चला अभाज्य जो सिर्फ अपने टेबल में आती थी, भाज्य जो किसी और के टेबल में आएंगी। लेकिन पहली बात आप याद रखना, ये भी धनात्मक पूर्णांक का भाग होती हैं। भाज्य संख्याएं सबसे पहले ध्यान रखना धनात्मक पूर्णांक का भाग होती हैं, और भाज्य संख्याएं किसी और के टेबल में भी आती हैं, मतलब इनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड, 3 या 3 से ज्यादा गुणनखंड, मतलब कुल मिला के हम अपने लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जो किसी और के टेबल में आ जाए। जैसे 4, तो 4 क्या है, 4 एक भाज्य संख्या, क्योंकि 4 2 के भी टेबल में आता है। 4 के बाद 6 हो जाएगा, 6 के बाद 8, 9, फिर इसके बाद क्या हो गया 10, 12। ये सारी संख्याएं किसी और के टेबल में आ रही हैं, इस वजह से इन्हें हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। क्लियर? अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी, ये तो कई बार आया हुआ है पेपर में, तो आप बता सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभी ऊपर पढ़ा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या दिख रही है आपको इधर, 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कितनी, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आप बता सकते हैं कितनी होगी, 4। एक और क्वेश्चन, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 2 ही होगी। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी कितनी होगी, 4। क्लियर? तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो क्या बताएंगे आप, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी, 3। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आप बता सकते हैं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितनी होगी, दिख रहा होगा आप लोगों को, 9। ओके, चलिए सह अभाज्य संख्याएं देखते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या, नाम से पता चला, सह मतलब होता है टुगेदर, को टुगेदर, एक साथ, एक साथ अभाज्य संख्या, मतलब दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, दो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, पेयर ऑफ 2 इंटीजर्स,
मतलब दो पूर्णांकों का ऐसा जोड़ा जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, है ना, जिनका एचसीएफ एक हो, पेयर ऑफ इंटीजर्स जिनका एचसीएफ एक हो, उन संख्याओं को हम लोग बोलते हैं सहभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 और 3, तो 2 और 3 के बीच में आप देख सकते हैं कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 के टेबल में जो भी नंबर आता वो 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, 3 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो ये दोनों हो जाएंगी सहभाज्य संख्या। फिर से समझते हैं, जैसे 3 और 5, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 और 5 हो गई सहभाज्य संख्याएं। 5 और 25 क्या ये सहभाज्य होंगी? नहीं, 5 5 जा 25, 5 और 25 एक टेबल में आ जाते हैं तो नहीं होंगी। क्लियर? अच्छा 12 और 25 क्या ये सहभाज्य होंगी? ऑब्वियसली। तो 12 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, इस वजह से हो जाएंगी सहभाज्य संख्याएं। अगर 29 और 87 पूछा जाए आपसे, क्या ये सहभाज्य होंगी? हाँ, 29 3 जा 87, मतलब 29 के टेबल में 87 आता है, तो ये सहभाज्य नहीं होंगी। क्लियर? सहभाज्य होने के लिए दोस्तों याद रखना कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे आपसे पूछा जाए 16 और 21 क्या ये सहभाज्य है? ऑब्वियसली है, क्योंकि 16 और 21 में कुछ भी कॉमन नहीं। याद रखना सहअभाज्य होने के लिए बस इन दोनों में देखना कॉमन ना हो, ये दोनों अभाज्य होने जरूरी नहीं है। मतलब ये पहला दूसरा संख्या अभाज्य भी हो सकता है और भाज्य भी हो सकता है, मगर इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं आया तो ये सहअभाज्य हो जाएंगी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी बातें समझ में आई होंगी। क्लियर?